हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल की रिएक्शन को हम देखने वाले हैं PCl5 एंड PCl3 के साथ। अल्काइल हैलाइड का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमने कुछ रिएक्शंस डिस्कस करी थी। फॉर एग्जांपल हमने ल्यूकास टेस्ट को डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि जो अल्कोहल होता है अगर हम उसकी रिएक्शन HX के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्काइल हैलाइड मिलता है। एंड वहाँ मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। और आपको मैंने बताया था कि जो ल्यूकास टेस्ट होता है उसमें अगर हम देखें तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से जब रिएक्शन होगी तो एक इंस्टेंट टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन अल्कोहल है उसका डिग्री क्या है। इसी तरीके से हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन को पढ़ा था एंड हमने स्वार्ट्ज प्रोसेस को पढ़ा था और ये हमने देखा था कि जो दोनों मेथड होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं जो फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट या फिर आयोडीनेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो ऑब्टेन करने के लिए ये पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ पिछले क्लास का रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने रिवीजन या अगर आप लोगों ने पहला जो पीछे वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के पहला वो वीडियो देख लें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 एंड PCl5। आपने NCERT में देखा होगा कि इसकी जो रिएक्शन होती है बहुत क्लियरली लिखी हुई मिलेगी आपको NCERT में, बट इसकी मैकेनिज्म नहीं मिलेगी। इवन आपको इसके एप्लीकेशन भी नहीं मिलेंगे। जब अगर हम बात करें अल्कोहल जब PCl5 या फिर PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसके साइड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें पता है कि एज अ मेजर प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड ही बनना है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, PCl3 के साथ, तो हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है S3PO3। एंड अगर अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा POCl3। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैसे बनते हैं, तो हम मैकेनिज्म को भी देखने वाले हैं। एंड अगर आप बोर्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो बोर्ड में तो मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। बट जेई के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए तो फिर वहाँ मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है। बहुत बेसिक मैकेनिज्म है, आप खुद लिख लोगे अगर आपको सिंपल SN1 SN2 आती है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं PCl3 के बारे में। एंड इसकी जो जनरल रिएक्शन है मैं लिख देता हूँ। ROH जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, PCl3 के साथ। एंड PCl3 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, ये RCl बनाएगा प्लस साथ में ये बनाएगा S3PO3। एंड इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? अब अगर हम इसी में आगे देखें तो ये इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि S3PO3 भी बनता है साथ में। तो बहुत बेसिक मैकेनिज्म है, देखें ध्यान से। तो जो मैकेनिज्म चलेगी उसकी कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारे पास में अल्कोहल है एंड अल्कोहल की रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl3 के साथ। तो ये Cl3 आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा। एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन फॉस्फोरस पर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। इसकी वजह से यहाँ से एक Cl- जो है वो लीव कर जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ से लीव करेगा तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RO, फिर यहाँ फॉस्फोरस और यहाँ आपको 2 Cl जो है देखने को मिलेंगे। एंड इस हाइड्रोजन पर आपको, इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो Cl- यहाँ से निकलता है वही Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल इस R पर अटैक करता है। एंड जैसे ही इस R पर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। एंड जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, RCl प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस के साथ एक OH जुड़ा होगा और एक Cl जुड़ा होगा, एक और Cl होगा। क्लियर? तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, इसमें अभी भी 2 Cl हैं तो ये जो 2 Cl आपको दिख रहे हैं ये फिर से रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ। तो पहले एक Cl अल्कोहल से यानी OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा Cl तो वो भी चला जाएगा, Cl हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S3PO3 में। अब इसमें अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो फॉस्फोरस होता है या जो फॉर्मेशन ऑफ H3PO3 होता है वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन
होना चाहेगा या कंबाइन हो रहा होगा, तो उसका एक आप बोल सकते हो कि पैटर्न होता है कि वो फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, जिससे उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो फॉर्मेशन ऑफ H3PO3 ही होता है, इसीलिए साइड प्रोडक्ट जो H3PO3 है वो बनता है। क्लियर? तो एकदम बेसिक सी मैकेनिज्म है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ईजिली आप खुद ब खुद इस रिएक्शंस को करवा सकते हैं। अब बात आती है कि PCl5 सर कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसकी बेसिक रिएक्शन लिख देता हूँ। ROH जो होता है यानी कि जनरल जो रिएक्शन होती है, PCl5 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है कि RCl बनेगा प्लस साथ में POCl3 एज अ साइड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, प्लस साथ में वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो जो मेनली हमारा साइड प्रोडक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि PCl5 इन सॉलिड स्टेट, क्या याद रखना है, PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज, ये एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। आप क्लियरली यहाँ दे सकते हैं कि दिस पार्ट इज वर्क एज या एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक साइट एंड PCl6 माइनस जो होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यह है आपके पास ROH। इसकी रिएक्शन अगर मैं सबसे पहले जो पार्ट यूज़ किया जाएगा वो PCl4 प्लस होगा, एंड ये जो PCl4 प्लस होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है फॉस्फोरस को, एंड फॉस्फोरस को जो जुड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज होता है वो हट जाता है, एंड फाइनली ये कंबाइन होकर के आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये RO होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, एंड यहाँ फॉस्फोरस पर आपको जो है 4 Cl देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड फॉस्फोरस का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया, और जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा वो ऑक्सीजन पर होगा, एंड यहाँ ये इस तरीके से बन चुका है। अब इसमें होता क्या है अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस अटैक करता है। अब ये जो Cl माइनस अटैक करता है वो किस तरीके से अटैक करेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ये Cl माइनस कुछ इस तरीके से इस पर अटैक करता है, एंड ये फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाता है एज अ लिविंग ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCl बनेगा, लेकिन साइड में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा फॉस्फोरस के साथ एक OH ग्रुप आएगा, एंड आपको 4 जो है वो Cl देखने को मिलेंगे। तो आप इसको चाहो तो कुछ ऐसा लिख लेना, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक है, एंड ये जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ये HCl बाहर निकाल देता है, और HCl बाहर निकाल करके इसके सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलता है आपके पास POCl3। ठीक है, एंड इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के पास में एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा जो कि इसका एक ड्राइविंग फोर्स होगा। क्लियर है? तो ये एकदम सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब एक डाउट छोटा सा आता है, क्या डाउट आता है सोचो। एक डाउट ये आता है कि सर ये जो Cl माइनस आया ये हमें कहाँ से मिलेगा। दूसरा, हमने इस PCl6 माइनस का कोई यूज़ नहीं लिया, हमने इस पूरी रिएक्शन में इस PCl6 माइनस को कहीं पर भी नहीं लिखा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो PCl माइनस होता है, PCl6 माइनस, ये जो होता है इट इज़ अ सोर्स ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है, तो ये जो Cl माइनस आयन आपको देखने को मिल रहा है, इसी को या हम बोल सकते हैं ये कहाँ से आया होगा, ये PCl6 माइनस से आया होगा। तो ये यहाँ यूज़ होता है, एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने ये PCl5 की मैकेनिज्म जो है वो लिख लिए। बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म है, आपको सिंपल एक एडिशनल चीज़ जो है वो याद रखनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। क्या याद रखना है कि PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है एज अ PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में, और ये किस तरीके से अटैक करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी सी रिएक्शन होती है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि जो PCl5 और PCl3 है ये सिर्फ अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक जगह इसका एक और एप्लीकेशन दिया हुआ है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो PCl5 के साथ रिएक्शन करके एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें ये ईथर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है PCl5, जिसमें ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है,
कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इवन अगर हम बात करें तो ये अमाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इवन ये एसिड हैलाइड के साथ, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ये ईस्टर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो PCl5 इस तरीके से रिएक्शन शो हो सकती है, बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो ये जो रिएक्शंस हैं आपके NCERT में तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप JEE एस्पिरेंट हैं तो JEE एस्पिरेंट के अगर आप हैं और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके या तो मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे, इवन PYQs में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ NCERT है, बट PCl3 एंड PCl5 डिस्कस किया हुआ है, इसका मतलब उसकी रिएक्शन आपको आनी चाहिए, क्योंकि एसिड हैलाइड बन रहा है जब एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो सब उसकी रिएक्शन को देंगे। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट कर लें, फिर हम मूव करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। चलिए अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन पार्ट पर कि कौन कौन सी रिएक्शन जो है हम PCl5 में डिस्कस कर सकते हैं। तो एकदम हम बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में जो रिएक्शन है वो अभी हमने देखी है कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर आपको पता है कि RCl बनता है प्लस साथ में PuCl3 बनता है। ये सब में मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये अल्कोहल के साथ साथ ये ईथर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो मैं दोनों अल्काइल ग्रुप को डिफरेंट शो करने के लिए इस पर डैश कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस पर अगर मैं PCl5 की रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा RCl प्लस साथ में एक बनेगा R-OH, ठीक है। एंड फर्दर अगर आप इसमें एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो ये भी किस में चला जाएगा, Cl में चला जाएगा। तो R-Cl जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर हम एसिड को यूज़ करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो PCl5 के साथ रिएक्शन करके RCl बनाता है प्लस साथ में आप ध्यान रख, सॉरी नॉट RCl, एसिड हैलाइड बनाता है, RCuCl बनाता है प्लस साथ में ये PuCl3 देगा। एंड इसी का अगर हम डेरिवेटिव यूज़ कर लें RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आएगा आपके पास OR, जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो एक तो ये मिलेगा, प्लस साथ में आपको पता है R- जो है वो पहले अल्कोहल बनाएगा एंड फर्दर अल्कोहल जो है वो आगे PCl5 के साथ रिएक्शन करके RCl बना देगा। फिफ्थ की अगर हम बात करें, इसी का एक और डेरिवेटिव आप कंसिडर कर सकते हो जो है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी ध्यान रखना PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, RC डबल बॉन्ड Cl बनाएगा, ठीक है। प्लस साथ में एक बार और ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर जो है वो क्या करेगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ R-C डबल बॉन्ड Cl बन जाएगा। क्लियर है? सिक्स्थ अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो ये जो कंपाउंड होता है एल्डिहाइड, उसके साथ भी रिएक्शन करता है PCl5, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, फिर आप खुद सोचना कि ऐसा प्रोडक्ट क्यों आया होगा। तो ये इसका प्रोडक्ट आता है, यानी कि ये जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो दिस कैटेगरी इज ऑल्सो नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये जेमिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी भी आती है। अब एक थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी और ये किस तरीके से कराई गई होगी, ठीक है। तो उसको अगर हम डिस्कस करते हुए तो देखें तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप के पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। बाकी सब में आपको अच्छे से लिविंग ग्रुप मिलेगा तो वो अच्छे से लीव कर जाएगा, बट यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो दोनों Cl वो यहीं इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये काम जो है वो किस में मिलेगा आपको, सेम टू सेम ये काम आपको मिलेगा एल्डिहाइड के अलावा कीटोन में मिलेगा। तो 7वें नंबर पर आप ये कंसिडर कर सकते हो RC डबल बॉन्ड OR, मैं इसको भी डैश लिख देता हूँ, प्लस इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराओ तो RC सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, एंड ये R डैश आ जाएगा। ये भी जेमिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी है। 8th नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये अगर हम इसमें देखें तो एक एग्जाम्पल और आता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइक्लिक ईथर कंसिडर करें, तो साइक्लिक ईथर को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि होता क्या है कि अगर आप इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको ये इस तरीके के Cl मिलता है, एंड दिस कैटेगरी इज नॉन एज विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहलाते हैं ये? विसिनल डाइहैलाइड होते हैं।
एंड जो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं वो ध्यान रखेंगे आप लोग किससे बनाए जाते हैं, साइक्लिक ईथर, जिसको हम लोग इपॉक्साइड कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज इपॉक्साइड, ठीक है। एंड अगर आपको जेमिनल बनाने हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो एक अच्छी कैटेगरी है ये, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ 9th एग्जाम्पल की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो होता क्या है कि अगर हमारे पास अमाइड होता है, ये जो अमाइड होता है अगर मैं इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराऊँ तो जो प्रोडक्ट मिलेगा पहला जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ Cl और यहाँ NH2। ध्यान रखना NH2 ग्रुप जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से लीव नहीं करेगा, और ये यहाँ से लीव नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इफेक्ट जनरेट करेगा। ये जो लोन पेयर होंगे वापस से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कार्बन Cl की बॉन्ड पोलैरिटी। तो जैसे ही ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो ध्यान रखना ये बॉन्ड बना करके यहाँ से HCl बाहर निकाल देता है, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मिलता है। दोनों HCl जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ मुझे साइनाइड मिलता है। ये एक अच्छी कैटेगरी है, अच्छा रिएक्शन है, अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। हम जल्दबाजी में इसको गलत भी कर सकते हैं कि अमाइड से अगर मुझे साइनाइड बनाना है तो क्या हम PCl5 यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि हम साइनाइड बनाने के लिए भी PCl5 यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लो ऑप्शन के अंदर PCl5 होगा और हमने टिक नहीं किया होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग इसको जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहो तो इन सब की मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ये किस किस तरीके से जो है वो रिएक्शन शो करेंगे। एंड जब आप प्रॉपरली इनकी रिएक्शंस देखना स्टार्ट कर दोगे या मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं वो कैसे बने। फिर भी अगर मान लो आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा सा याद कर सकते हो। 2 बार प्रैक्टिस करोगे इन एग्जाम्पल्स की तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर है। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको घर के लिए देता हूँ, वो हम लोग आप घर से करना और बताना आंसर कमेंट बॉक्स में क्या जो है इनका आंसर आएगा। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ इस तरीके का है। यहाँ मैंने OH लिखा है, यहाँ मैंने T लिखा है, यहाँ मैंने D लिखा है, यहाँ मैंने H लिखा है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखें। क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो PCl3 एंड PCl5 हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसका जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 मैकेनिज्म से चलता है। एंड आपको पता है कि अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो SN2 में जो है वो इन्वर्जन होता है प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है उसका जस्ट इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है आपको। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये आपको बात पता थी, अगर नहीं पता है तो याद रखें। तो मैं इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ भी करा रहा हूँ एंड एज वेल एज PCl5 के साथ भी करा रहा हूँ। तो आपको प्रोडक्ट एंड Q P और Q बताना है। तो ये बेसिक से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस तरीके का है। यहाँ OH जुड़ा हुआ है एंड इसकी जो रिएक्शन है वो आपको PCl3 के साथ करानी है एंड इसकी जो रिएक्शन है वो आपको PCl5 के साथ करानी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन आपको करानी है ये सिर्फ PCl5 के साथ करानी है। एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये एक कीटोन है एंड इसकी रिएक्शन आपको PCl5 के साथ करानी है। एंड एग्जाम्पल नंबर लास्ट 5 की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है। एंड इसकी रिएक्शन जो है वो आपको PCl5 के साथ करानी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन 5 एग्जाम्पल में से एक कैटेगरी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी कैटेगरी है ध्यान से देखें तो वो है एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, SN1 और SN2 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि इन्फॉर्मेशन उनमें बहुत ज़्यादा होती है तो हम जो है वो बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें SN1 के थ्रू जाना है, SN2 के थ्रू जाना है। उसमें भी अगर हम एलिमिनेशन कंसिडर कर लें तो वहाँ एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप रेगुलर इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो बहुत आराम से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ SN1 और कहाँ SN2 होगी एंड कहाँ एलिमिनेशन और कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इन क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्टीरियो ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार अगर
आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट को थोड़ा लेंदी बनाना हो या फिर थोड़ा अच्छे लेवल पर लेके के जाना हो तो उसमें आप स्टीरियो ऐड कर दो, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है तो आपको फिर प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। आप बिना सॉल्व करे उसको आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो जुड़े हुए ग्रुप होंगे वो कौन से डायरेक्शन में जुड़ेंगे। तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर मैकेनिज्म का आना चाहिए मेथड, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो अटैक होगा वो किस ओरिएंटेशन से होगा। एंड अगर आपने कुछ पुराने वीडियोस देखे तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो भी अफेक्ट करता है SN1 और SN2 को। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। आप एग्जाम्पल नंबर 5 को ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है, और मतलब इसको सॉल्व करें, आप आराम से इसका आंसर करें। एंड इसका जो आंसर है मैं इसका आंसर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये बाकी जो जितने भी 5 एग्जाम्पल है इनका हम एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप अपने आप से करें। मैं अपने आप से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको रिएक्शन से याद हो जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एज ए प्रोडक्ट लिख दूंगा यहाँ पे तो फिर आपको वो कुछ टाइम तक ही याद रहेगी, ऐसा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी, और आपको ये क्वेश्चन वापस से जब देखोगे तो आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं। इसीलिए अटेम्प्ट ज़रूर करें। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाता तब तक बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। तो एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमें डाउट क्रिएट होते हैं तो उस डाउट को कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें, और कैसे टीचर के साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करें कि आपके जो नोट्स में लिखाया गया थ्योरी पोर्शन है या जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखाई गई है उसको अच्छे से पढ़ें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर भी नहीं हो रहा तो एक बार आप चेक करें कि उसका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप वापस स्टेप्स को चेक करें कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। 2-3 बार भी अगर नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करें कि आप अपने दोस्त के साथ में उस क्वेश्चन को डिस्कस करें, जिससे क्या होता है कि जिससे अगर मान लो कि उसने वो सॉल्व करा हुआ है तो आपको वो चीज़ बता देगा कि देख मैंने तो ये मेथड यूज़ किए थे, सही है। और अगर आपको ये दोस्त के साथ ही क्लियर हो जाएगा फिर आपको टीचर के पास में जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप अपने दोस्त के साथ ही इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन उसको नहीं आएंगे तो वो आपके से डिस्कस कर सकता है। फिर भी मान लो कि आपके आंसर नहीं मैच कर पा रहे हैं, तब जाकर के फाइनली टीचर से डिस्कस करें। एंड टीचर से भी डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि मैंने ये सारे स्टेप्स किए थे बट मुझे अपनी मिस्टेक नहीं पता चल रही कि मैंने मिस्टेक कहाँ करी है, मैं बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं मिल रहा, तो मुझे आप ये बता दो कि इन स्टेप्स में क्या मिस्टेक है। मेरे हिसाब से ये राइट अप्रोच होती है किसी भी डाउट को सॉल्व करने की। एंड अगर आप इस तरीके से डाउट सॉल्व करते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी याद कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, और आपने जिस स्टेप्स को फॉलो किया था वो भी आपको पता रहता है कि इस स्टेप के बाद में मैं ये गलती करूँगा, तो आप अगले क्वेश्चन में वो गलती नहीं करते हैं और धीरे धीरे ऐसा इंप्रूवमेंट होती है। अदरवाइज जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे ही डाउट आया उनका और वो डाउट जो है वो क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींच के गूगल पे डाल देते हैं एंड गूगल उनको आंसर कर देता है। तो आपको ना तो डाउट याद रहता है कि आपका एक्चुअली डाउट क्या था, आप कहाँ फंसे थे, आपने तो क्या क्या क्वेश्चन देखते ये तो मुझसे नहीं हो रहा, और अगर ये मुझसे नहीं हो रहा इसका मतलब मैं इसको नेट से आंसर देख लेता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ एंड अगले दिन क्लास में जाकर के आंसर कर देंगे। तो अगर आप इस मेथडोलॉजी से चल रहे हैं तो मेरी बात माने आप लोग कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। और आपका इस लाइन से अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन छोड़ो, ढंग के नंबर भी नहीं मिलेंगे, ऐसा रैंक भी नहीं आएगा जो बताने लायक हो। क्लियर है कि लोग ऐसा भी नहीं समझेंगे कि चलो कुछ नहीं मेहनत तो करी थी, वैसे भी नंबर नहीं आएंगे। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी प्रिपरेशन करें तो पहले अपने आप खुद से प्रैक्टिस करें, अटेम्प्ट करें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करते रहें। फिर भी नहीं आए फिर टीचर के साथ डिस्कस करें, और टीचर से भी वो डिस्कशन ये होना चाहिए कि मैंने ये ऐसा किया था, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। और ऐसा ना करें कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सर आप आंसर बता दो, कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, वापस बता दो। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ख़राब स्थिति है। क्लियर? तो आई होप आप लोग को मेरी बात जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड इसको हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, छोटा ही वीडियो बनाएंगे हम लोग। एंड आपको PCL3 PCL5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, बट आप इतनी सीख जाओ उतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा अच्छे जो एडवांस
के एडवांस के अंदर पूछे गए हैं या फिर मेंस के अंदर पूछे गए हैं जो PCL5 और PCL3 से रिलेटेड है, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।